दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है अवशोषण, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। इससे पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि हमने पिछला वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ा है। मनुष्यों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और इससे पहले 4 लेक्चर पूरे हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले 4 लेक्चर को पूरा कर जाएंगे जल्द से जल्द, तभी आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाइएगा। ठीक है, तो आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं कि हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाना को खाते हैं, वो तो हम पिछला वीडियो में जान चुके थे कि वो कैसे कैसे पचता है। ठीक है, उसको पचाने में कौन कौन से एंजाइम सहायता करते हैं, कौन कौन से रस सहायता करते हैं। तो पच तो गया भोजन, लेकिन आखिर उसको मतलब कि यूज कैसे किया जाए, उसको उपयोग में कैसे लाया जाए। तो उसके लिए भोजन को पचाने के बाद उसको अवशोषित किया जाता है। वो जो भी मतलब कि हमारे शरीर के लिए यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, यूजफुल पदार्थ होते हैं, उसको अवशोषित किया जाता है। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर में काम के लायक नहीं है, बेकार है, बेकार की चीजें हैं, बेकार की वस्तुएं जो बच जाती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो काम की चीजें को रख ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, वही टॉपिक आज हम बहुत ही कम समय में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, बस कुछ ही समय में आपको हम इस अवशोषण के टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि आखिर भोजन अवशोषित कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पहले लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना हाजिरी जरूर लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज अवशोषण में अहम भूमिका किसका होता है, हम आपको बता देना चाहते हैं। अवशोषण छोटी आंत में होती है। ठीक है, खाने के बाद पाइप जैसा जो संरचना दिखाई देता है आप लोग को, वही क्षुद्रांत होता है, वही छोटी आंत है, उसी में भोजन को अवशोषित किया जाता है। तो सबसे पहला लाइन तो है कि क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रबल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। यानी कि ये क्षुद्रांत है। ठीक है, और इसके अंदर वाला जो दीवार है, आंतरिक स्तर जो है, उसके आंतरिक स्तर पर एक ऐसा दीवार पाए जाते हैं, ऐसा इस तरह से दीवार पाए जाते हैं। ठीक है, इधर से दोनों तरफ से पाए जाते हैं दीवार, अंगुली जैसे होते हैं निकले हुए संरचना। आपको हम इसी चीज को जूम करके दिखा दे रहे हैं। आप जूम कीजिएगा, जूम कीजिएगा, आप जूम कीजिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कटा हुआ भाग छोटी आंत का आप देख पा रहे हैं अच्छे से। इस पर देखिए उंगली जैसे संरचना होती है, इसके आंतरिक दीवार। तो आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों, क्या जरूरत है इसकी, किस लिए ये संरचना बनाया गया। तो अभी हम आपको समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रबल होते हैं। ये जो सारे हम संरचना बना है, इसी को हम बोलते हैं दीर्घरोम। ठीक है, क्या कर रहा है कि ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये जो दीर्घरोम है, भोजन को अवशोषित किया जाता है, इतना याद रखिए कि क्षुद्रांत में ही, छोटी आंत में ही भोजन को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, हम आपसे एक चलते चलते सवाल पूछ देना चाहते हैं कि आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है मनुष्यों में। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हम चेक करेंगे उसको बाद में। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, दीर्घरोम जो होते हैं अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी कि जगह, एरिया को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कह रहे हैं क्यों बढ़ा देते हैं, ताकि जल्द से जल्द पचे हुए भोजन का अवशोषण हो सके। जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर ये दीर्घरोम नहीं होता, मान लीजिए कि इस जगह पर दीर्घरोम नहीं है, तो यहाँ पर भोजन कैसे अवशोषित किया जाएगा, मतलब कि जो दीवार है क्षुद्रांत का, उसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर दीर्घरोम है तो दीवार से तो अवशोषित किया ही जाएगा,
साथ ही साथ ये जो दीर्घ रोम है उसके दीवार से भी अवशोषित किया जाएगा। तो ये सतही क्षेत्रफल बढ़ाया ना, मतलब कि ये दीवार से भी अवशोषित किया गया और जो अम्लीय संरचना है उसके दीवार से भी अवशोषित किया गया, तो क्षेत्रफल बढ़ गया। अवशोषण होने का क्षेत्रफल जो था, जगह जो था वो ज्यादा जगह से अब होने लगा। और ये नहीं रहता अम्लीय संरचना तो खाली दीवार से होता, तो कम भोजन का अवशोषण हो पाता ना, इसलिए ये दीर्घ रोम संरचना पाए जाते हैं हम लोग के छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर, आंतरिक स्तर पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। ये जो दीर्घ रोम है, अम्लीय संरचना है, इसी में रुधिर वाहिका पाए जाते हैं, पतली पतली जो केशिका पाए जाते हैं, जिससे मतलब कि रुधिर का वहन होते रहता है हमेशा एनी टाइम। इसमें रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। बहुतायत मतलब कि बहुत मात्रा में पाई जाती है, जो क्या करता है, भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहीं पर भोजन का अवशोषण होता है दीर्घ रोम द्वारा या छोटी आंत द्वारा। और इसी दीर्घ रोम में बहुत सारे रुधिर वाहिका पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? ताकि भोजन अवशोषित हो और झट से वो रुधिर वाहिका जो है उसमें मतलब रुधिर द्वारा अवशोषित की जा सके और उसमें मिल सके तुरंत से। जो भी भोजन अवशोषित किया गया वो तुरंत रुधिर वाहिका में जाएंगे और रुधिर में मिलकर साथ में वो रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, और शरीर के सभी भागों तक या शरीर के सभी कोशिका तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो इसीलिए रुधिर वाहिका पाया जाता है दीर्घ रोम में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उसके बाद क्या होता है जब कोई मतलब कि दीर्घ रोम में जो पाया जाता है रुधिर वाहिका, उसमें मतलब कि अवशोषित हो जाने के बाद भोजन जो अवशोषित होता है उसके बाद क्या होता है कि रुधिर वाहिका में चल जाते हैं अवशोषित किया हुआ भोजन और उसको शरीर के सभी कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस भोजन को आत्मसात करने की प्रक्रिया व अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्रमशः संपन्न होती है। मतलब जैसे ही दीर्घ रोम में जो रुधिर वाहिका पाए जाते हैं उसमें मतलब कि जो यूजफुल पदार्थ है, जो भी हमको भोजन से हमको मिला है ऊर्जा, यूजफुल ऊर्जा, लाभदायक ऊर्जा जो मिला है उसको रुधिर वाहिका में मतलब कि सोख ली जाती है। और जो अपचित है उसको नहीं सोखा जाता है, वो वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है। कैसे अभी बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद भोजन का क्या मतलब कौन सा टर्म आता है, तो भोजन को आत्मसात करने की प्रक्रिया आता है। मतलब कि भोजन को आत्मसात और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। भोजन को आत्मसात मतलब होता है कि ग्रहण, एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया। जो भी भोजन हम किए और उससे जो अच्छा चीज हमको मिला, ठीक है, जो अच्छा चीज मिला उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो अपचित है, जो हमारे काम में आने लायक नहीं है, जो बेकार की चीजें हैं, उसको बाहर निकालने वाला काम संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो आत्मसात करने की प्रक्रिया आती है। ये चीज होने के बाद दीर्घ रोम द्वारा मतलब अवशोषित करने के बाद आत्मसात करने की यानी भोजन को एक्सेप्ट, ऊर्जा को एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, वहीं पर और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि बड़ी आंत में दीर्घ रोम की सहायता से जल को अवशोषित कर दिया जाता है। मतलब कि छोटी आंत में भोजन को अवशोषित किया जाता है और बड़ी आंत में दीर्घ रोम की सहायता से जल को अवशोषित कर दिया जाता है। यानी कि पानी का अवशोषण कहां पर होता है बच्चों, तो ये बड़ी आंत में यानी कि बृहदांत्र में। ठीक है, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि बड़ी आंत की लंबाई होती है मनुष्यों में लगभग 1.5 मीटर लगभग। ठीक है, ये बड़ी आंत है लेकिन छोटी आंत से छोटी है। और छोटी आंत का लंबाई हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके थे कि छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 6.5 मीटर, 6.5 मीटर होती है मनुष्यों में लगभग, और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर लगभग। ठीक है, तो इतना ही था अवशोषण में, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। और देखिए ये जो बंदा है मुस्कुरा रहा है कि टॉपिक बहुत कम समय में खत्म हो गया, आपकी चेहरा पर भी मुस्कान आ गया होगा। तो बस इतना ही था। और आपसे जो मैंने सवाल पूछा है पहले, कौन सा सवाल था कि सवाल क्या था,
देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कौन सा सवाल था, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को आप जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसके बाद आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो बाय।